वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारी बेसिक बातें, उनमें से कुछ बातें ऑलरेडी आपको पता होंगी, कुछ नए पॉइंट्स होंगे जो आपके नॉलेज में आप ऐड करोगे। यह सारा सिलेबस आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे एक पार्ट आता है, वो है स्टोइशियोमेट्री। मतलब अगर कोई इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना इतना अमाउंट ऑफ कार्बन है, अगर पूरी तरह से रिएक्ट होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की मदद से कर सकते हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आते हैं। ये सारा पोर्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वर्ड स्टोइशियन, जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में, उनके मासेस, उनके मोल्स, इनका सब इंटरकन्वर्जन देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं पूछता हूं कि बताओ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो, जल्दी आपको टाइम मिल रहा है तो आप तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल्स, कुछ लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ बोलेंगे स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये तो सब ठीक है, पर जब आप देखोगे तो केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के साथ साथ उनके प्रॉपर्टीज, उनका क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यह कई सारी बातें पढ़ते हैं। तो ज़्यादा बेटर डेफिनेशन ये है कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। ध्यान रखिए, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो मैटर का स्टडी करते हैं। तो मैटर होता क्या है, तो एवरीवन, सबको पता है, मैटर इज एवरीथिंग विच हैव definite mass and which can occupy space. Everything having definite mass and which can occupy space is called as matter. हर कोई चीज जिसके पास मास है एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो सिंपली क्या सीखेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो, दो तरीके से मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस। Why they are called as pure substances? तो सिंपल बात है कि इन सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है। नोट कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस यानी सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन। ध्यान रखना, सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन। तो डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब समझ सकते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि कोई एलिमेंट है कार्बन, तो देखो कार्बन का एक स्पेसिफिक सिंबल है सी, या फिर मानते हैं गोल्ड AU, सिल्वर AG, एल्यूमिनियम AL, नाइट्रोजन N, सिलिकॉन SI। या फिर किसी कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4। तो ध्यान दे सकते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब ये जो सब्सटेंस है उनका कोई ना कोई एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। एलिमेंट्स होंगे तो कोई ना कोई डेफिनेट सिंबल जरूर होता है। उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, जिसका डेफिनेट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। नाम लेने से फॉर्मूला याद आ सकता है, या कोई डेफिनेट फॉर्मूला लिखेंगे तो आप उसका नाम तुरंत बता सकते हैं। उन सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ध्यान देना अच्छे से। और दूसरा कैटेगरी क्या है, तो मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है कि जिसका हम डेफिनेट कंपोजिशन नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मिल्क, तो क्या कोई है जो मिल्क का साइंटिफिक नेम बता सकता है? तो ऑब्वियसली है कि कोई भी मिल्क का डेफिनेट फॉर्मूला नहीं बता सकता। या फिर मैं बोलूंगा शुगर इन वाटर सोल्यूशन,
तो इस केस में भी हम देख सकते हैं, इसका भी कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। इन कंपाउंड को बोलते हैं मिक्सचर्स। और मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट होते हैं सॉलिड एंड सॉल्वेंट, उनका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। ओके, तो मिक्सचर क्या है? तो द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव definite composition, which do not have definite composition. Okay, compounds which do not have, or substances which do not have definite composition, they are called as mixtures. तो दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि all components of mixture exist in a single phase. Components of a mixture exist in a single phase. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं शुगर इन वाटर सोल्यूशन। शुगर लेंगे, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का वाटर होगा, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें शुगर को मिलाएंगे, अच्छे से डिसॉल्व करेंगे, तो देखना शुगर के पार्टिकल वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। उस शुगर सॉल्यूशन को मैं अगर हीट करूंगा, बॉईल करूंगा, तो भी शुगर का जो यूनिफॉर्मिटी है वो चेंज नहीं होने वाला। या फिर उस सॉल्यूशन को मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होने वाला। तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ऑल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज, जैसे शुगर इन वाटर, अच्छे से समझ लीजिए। या फिर कई सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, सी वाटर। सी वाटर में होता है सॉल्ट, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। तो सी वाटर के भी आप देखो, हीट करो या फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो, दो कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं। ऑल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो उन सॉल्यूशन को बोलना है होमोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस सॉल्यूशंस। एंड ऑन द अदर हैंड मिल्क, मिल्क के दो मेजर कंपोनेंट है, एक है वाटर, दूसरा है फैट। इनके अलावा भी कई सारे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। बट मेजर कंपोनेंट है तो वाटर, एंड वाटर के साथ साथ फैट। तो देख सकते हैं फैट जो एग्जिस्ट करता है वो कोलाइडल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फैट जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में है, लेकिन कोलाइडल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और मिल्क को जब हम हीट करते हैं, तो मिल्क का जो क्रीम है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। मिल्क में जो क्रीम है वो सरफेस के ऊपर आता है, उसका फैट हीटिंग करने से सेपरेट हो जाता है। इसलिए हम मिल्क को मानते हैं कि मिल्क एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फेज। एक फेज वाटर का है, दूसरा फेज फैट का है, तो दोनों फेज सेपरेट है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ध्यान रखिए, जैसे मिल्क है। ओके, देखो ये सब मैटर के बारे में बताया हुआ है। और मिक्सचर की बात करेंगे तो जैसे बताया कि वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब जैसे शुगर इन वाटर, तो कितना ग्राम शुगर डिपेंड ऐड करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन कितना शुगर डिजोल्व होगा स्पेसिफिक अमाउंट में, उसका भी एक लिमिटेशन होता है, उसे बोलते हैं सोल्युबिलिटी। और सोल्युबिलिटी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो मिक्सचर में पहली बात है वेरिएबल कंपोजिशन, सेकंड है कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मिक्सचर बनता है मतलब ये एक फिजिकल चेंज है। शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा या सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, यह एक फिजिकल चेंज है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज में जो भी कोई सॉल्यूट होगा या फिर जो भी कोई सॉल्वेंट होगा, उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते। या फिर मानो कि मेटल अलॉय बनाए, जैसे कि ब्रास। सबको पता है ब्रास दो मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर है, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक, उसे हम बोलते हैं ब्रास। तो ब्रास में जो कॉपर एंड जिंक है, दे रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कभी बदलने वाले नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट,
These components can be separated into pure substance by physical methods. फिजिकल मेथड से दो कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि शुगर वाटर सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं और क्रिस्टलाइजेशन से शुगर को सेपरेट किया जा सकता है। उसी तरह एलॉय के जो कंपोनेंट है उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉलिड सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो, गैसियस सॉल्यूशन हो, उसके कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, एंड मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि जैसे कंपोजिशन चेंज होगा प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली चेंज होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, जैसे काऊ मिल्क है उसका कंपोजिशन अलग है, और दूसरा है बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में फैट कंटेंट ज्यादा है, तो बफेलो मिल्क में डेंसिटी ज्यादा मिलेगा आपको एज कंपेयर टू काऊ मिल्क, क्योंकि दोनों मिल्क का कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों में फैट कंटेंट अलग अलग है। तो एग्जांपल लिख सकते हैं, एयर है, मिल्क है, गैसोलीन है। एयर इज अ गैसियस मिक्सचर, और मिल्क का तो अभी बोला हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं इमल्जन। गैसोलीन, गैसोलीन क्या है, तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट एडवांस्ड मेथड यूज करके उनको सेपरेट किया जा सकता है। देयर प्रॉपर्टी डू नॉट वेरी, एग्जांपल है डायमंड, ग्राफाइट, ग्लूकोज, क्योंकि वो क्या है, कंपाउंड्स, राइट। और इन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उनके एटम को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एडवांस साइंस यूज करना पड़ेगा, सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क है। देखो डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा, C6H12O6, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। बाकी तो पता है डायमंड एंड ग्राफाइट, दे आर कंसिडर्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलना है इनको, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, डायमंड के फॉर्म में भी है एंड ग्राफाइट के फॉर्म में भी है। तो देखो प्योर सब्सटेंस के दो कैटेगरीज है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे गोल्ड, तो सिंबल तुरंत याद आएगा Au। तो जितने भी गोल्ड के एटम है उनके एटॉमिक वॉल्यूम्स, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगे। तो एलिमेंट्स होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स कैनॉट बी डिकम्पोज्ड फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सेम बात डाल्टन ने बताई थी, एटम्स कैनॉट बी सिंप्लीफाइड और इट इज अ सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर को हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक एटॉमिक लेवल आ जाए, एटॉमिक लेवल ही सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है। देख सकते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, सिल्वर, दे आर एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो कुछ कंपाउंड्स है यहाँ पे, वाटर। तो कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। जैसे वाटर, इसके मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आप देखो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का कितना है, तो एक। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो कार्बन का एक, ऑक्सीजन के दो। या फिर अमोनिया बोलते हैं, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन के तीन। तो ये जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है ये कंपाउंड के लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। और ये मिक्सचर के दो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, होमोजीनियस मींस सेम कंपोजिशन एंड कंपाउंड्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि वो पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन या गैसेस मिक्सचर बताया गया है। एंड हेटेरोजीनियस क्या है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है होमोजीनियस का। हेटेरोजीनियस क्या है, तो एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस होता है होमोजीनियस का। दे डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस केरोसिन, देखो वाटर एंड केरोसिन दोनों सेपरेट लेयर बनाते हैं। ओके सो ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये सारा सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो देखो एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज।
हर सब्सटेंस के अपने यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफिक यूनिट्स। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि देर आर 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और उनके स्पेसिफिक एसआई यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है। तो देखो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, तो दो प्रॉपर्टीज है, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। जैसे मान लो ये है स्टाइलस, ये स्मार्ट बोर्ड पे लिखने का पेन है, ओके। तो ये जो पेन है इसका जो मास है, अगर ये मैं मास मेजर करता हूं तो इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाला। या फिर मानो मैं इसका वॉल्यूम मेजर करता हूं तो भी इसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाले हैं। या फिर हम मान लेते हैं कि कोई वाटर है और वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, तो वाटर का जब हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे प्रॉपर्टीज जिन्हें स्टडी करते टाइम कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के कंपोजिशन नहीं बदलते, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो दे कैन बी measured or observed without changing identity, that is chemical composition of that substance. For example, color, odor, melting point, density। यह प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होने वाला। दूसरी बात देख सकते हैं तो इसका अपोजिट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय केमिकल चेंज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि बेसिसिटी, बेसिसिटी चेक करना हो तो हम उसे एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। या फिर कंबस्टिबिलिटी, कोई फ्यूल है मीथेन, मीथेन का कंबस्टिबिलिटी देखना है तो मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट में देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये होगा कंबस्टिबिलिटी। या फिर इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि जितने भी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ओके तो देखो मैटर इज नथिंग बट, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो चार ऑप्शन देके रखे, हैज द मास, ऑक्यूपाइड सम स्पेस, बोथ ए एंड बी एंड नो करेक्ट डेफिनेशन। तो सभी लोगों को याद आया होगा कि मैटर का डेफिनेशन क्या लिखा है? मैटर इज एवरीथिंग हैविंग मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, राइट। तो ऑप्शन सी देखना, इसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लेना है आपको? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करना है। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए देखते ही उनको लगता है मेरा ऑप्शन सही है, एक को मार्क कर देते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे देखते तो पता चलता है सी में बोला है बोथ ए एंड बी। तो बेटर तो आपको ये रहेगा कि चारों ऑप्शन आप पहले रीड करो, क्वेश्चन को समझो और फिर अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ओके तो जो भी हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो जैसे देखा कि कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनको मेजर करेंगे तो उनका जो कोई मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड का एक वैल्यू है और वैल्यू के सामने एक यूनिट होता है। तो उनके बारे में सीखने वाले हैं, 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में ही यहाँ पे सारा सिलेबस है। तो देखो ये सारे 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। बेसिकली पहला जो प्रॉपर्टी है वो है लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल होता है यल। ऐसा यूनिट, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर और मीटर को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना। लेंथ का सिंबल यल है, ऐसा यूनिट मीटर है, स्मॉल एम से इसे इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास। तो मास का जो सिंबल है वो है कैपिटल एम, ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और सिंबल देखो कैपिटल के एंड स्मॉल जी, सॉरी स्मॉल के एंड स्मॉल जी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बट ध्यान रखिए जब हम किलोग्राम लिखते हैं तो किलो का जो के है वो स्मॉल लेटर होता है, राइट। किलो का जो के है वो स्मॉल लेटर है एंड जी भी स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट है तो टाइम, कैपिटल टी से दिखाते हैं, टाइम कैसा यूनिट है सेकेंड, और इसे स्मॉल एस से दिखाते हैं, स्मॉल लेटर एस से दिखाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई से दिखाते हैं, इसका यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी, ध्यान रखिए टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी, ऐसा यूनिट केल्विन, और केल्विन को कैपिटल के से दिखाते हैं। ध्यान रखना केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है केल्विन, वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, एंड किलोग्राम का जो के है वो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल, ऐसा यूनिट इज मोल एंड सिंबल इज मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई एंड वी लिखा है बॉटम पे, ये सिंबल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। तो ध्यान रखना ऐसा यूनिट है कैंडेला, सिंबल है सी डी, कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो अच्छे से ध्यान रखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो होता है कैंडेला। बाकी के जो 6 यूनिट्स है ये किसी न किसी कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कोई न्यूमेरिकल नहीं है अभी तक, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। बट मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यह चांस होता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, तो अच्छे से ध्यान रखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। तो ये थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। अरे देखो कुछ ऐसा यूनिट्स के डेफिनेशंस है कि जैसे मानो किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया, सेकंड को कैसे डिफाइन किया, या फिर हम लेंथ को मीटर मानते हैं उसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो जो कोई इंटरनेशनल सिस्टम होता है मेजरमेंट के लिए, उन्होंने कुछ रूल्स को यूज किया था और उन्हीं की मदद से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स डिसाइड किए गए हैं। तो देखो सबसे पहले मास का यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। एक प्रोटोटाइप बना गया है मेटल एलाइज का, वो बना है इरिडियम एंड आयरन से। ध्यान रखिए एक प्रोटोटाइप बनाया गया है इरिडियम एंड आयरन का, उस प्रोटोटाइप का मास लिया है 1 kg, और उस 1 kg के बेसिस पे बाकी सारे 1 kg मासेस डिसाइड किए गए हैं। ध्यान रखना एक प्रोटोटाइप है इरिडियम एंड आयरन से बना हुआ है। ओके, इसके साथ और देख सकते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ है तो क्या है मीटर, और मीटर क्या होता है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ द सेकेंड। एक सेकेंड का इतना हिस्सा लेना है और उस हिस्से में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को मानते हैं 1 मीटर। ओके, ये जो नंबर है देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर बदलता है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो नंबर है क्या है 2.99 इंटू 10⁸ मतलब सभी लोगों को पता है ये वैल्यू क्या इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ लाइट, जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट मोर एक्यूरेटली जो वैल्यू है क्या होता है तो 2.99 10⁸, तो इतना मीटर डिस्टेंस एक सेकेंड में
ट्रेवल होता है तो 1 मीटर क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड से पता चला 1/2.9 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ध्यान रखिए इतना सेकेंड लेते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज मीटर। टाइम, तो टाइम का है सेकेंड, तो देख सकते हैं सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। ध्यान रखना सीजियम ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है, एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और सेकेंड को डिफाइन करने के लिए सीजियम का 133 आइसोटोप यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर क्या है, इट इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two straight parallel conductors of unit length, the negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors and force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of the length। और सिमिलरली टेम्परेचर को डिफाइन किया है, तो टेम्परेचर कैसा यूनिट है, केल्विन। तो ये जो केल्विन यूनिट है क्या है, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16। कई बार ये भी लिखते हैं कि 1/273.15 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो 0 डिग्री, जहां पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल। तो मोल का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था जब एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का डिस्कशन चल रहा था। जैसे 1 डजन है तो 1 डजन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ, 1 डजन है तो उसमें 12 क्वांटिटीज है, एंड 1 मोल बोलेंगे तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है, तो हमने इसे डिस्कस किया था 6.022, कुछ बुक्स में 6.023 भी लिखा हो सकता है, एंड 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स को हम बोलते हैं 1 मोल पार्टिकल। ध्यान रखना एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल को बोलना है 1 मोल पार्टिकल। या फिर हम मानते हैं कि कार्बन का 0.012 किलोग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप लेंगे तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा, उन एटम्स को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, और ये जो क्वांटिटी है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, उसे बोलते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये आप रीड कर सकते हैं कि the candle is the luminous intensity in a given direction of the source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and has a radiant intensity in that direction 1/683 watt per radiation। अरे देखो ये कुछ मल्टीपल्स है, अगर ये होगा 10 टू द पावर -24, इसे बोलते हैं योक्टो, वाई सिंबल से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -21 जेप्टो, जेड से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -18 एटो से दिखाते हैं, स्मॉल ए। 10 टू द पावर -15 इसको बोलते हैं फेमटो, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -12 पीको से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -9 नैनो, स्मॉल एन से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -6 माइक्रो से दिखाते हैं। 10 टू द पावर -3 मिली से दिखाते हैं। तो हमारे लिए इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, बट आप इतना ध्यान रख सकते हैं 10 टू द पावर -15, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। इसे हम मानते हैं 1 फेम्टोमीटर, या फिर इसको बोलते हैं 1 फर्मीमीटर। बाकी भी देख सकते हैं कि 10 टू द पावर -12 है तो पीको, 10 टू द पावर -9 है तो नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, और 10 का पावर -2 सेंटी, 10 raised to the -1 डेसी, and 10 डेका, 10 to the power 2 हेक्टो, पावर 3 किलो। देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। 10 का पावर 6 मेगा, 10 का पावर 9 गीगा, 10 का पावर 12 टेरा। तो ये है मल्टीपल्स। ओके, ये ऐसे कई सारे हो सकते हैं, बट ठीक है यहाँ तक जरूरत भी नहीं है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है।
तो ये पूछा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तो कितना है 1/273.16 डिग्री सेल्सियस, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कैंडेला है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आई से दिखाते हैं एंड यूनिट होता है एम्पियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। देखो सबसे पहले मास, तो देखो जो लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक बात पता है कि मास एंड वेट दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। मास एंड वेट जो है वो बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि मास एंड वेट सेम ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए मास जो है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। जैसे मानते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप, तो कार्बन के आगे जो हम बोलते हैं ना 12, 12 क्या इंडिकेट करता है, तो मास इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास। एटम का जो मास है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो ये बेसिकली 12 जो नंबर है वो क्या दिखाता है, तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उनका एडिशन होता है एटॉमिक मास। नेक्स्ट बात है वेट, तो वेट क्या है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे देखो अर्थ है, अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो उस अमाउंट को बोलते हैं वेट। बेसिकली वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना वेट क्या है, तो बेसिकली फोर्स है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ओके, ध्यान रखना मास जो होता है वो यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास हम मानते हैं 12, तो अर्थ पे किसी भी रीजन में जाओ, पोलर रीजन में जाओ, इक्वेटोरियल रीजन में जाओ या कौन सा भी कंट्री में जाओ, कार्बन का एटॉमिक मास हमेशा 12 ही रहेगा। ध्यान रखिए मास कभी चेंज नहीं होता है, तो एटॉमिक मास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे देखो कि अर्थ पे मेरा वेट 60 केजी है और यही वेट हमने अगर मून पे मेजर कर लिया तो सिर्फ मिलेगा 10 केजी। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग है और मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग है। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 1/6 है सिर्फ। इसलिए अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट का जितना मास होता है उसका सिर्फ 1/6 मास मून पे मिलता है। तो यही बात बताई गई है कि वेट जो है वो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बदलता रहता है। तो देखो ऐसा यूनिट है तो किलोग्राम, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कितना है, तो 1000 किलोग्राम। तो ये रहा मास एंड वेट का। और ध्यान रखिए जब भी मास एंड वेट का सवाल होगा तो ध्यान रखिए मास इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन अ वेट। मास इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन अ वेट। अच्छे से ध्यान रखिए। देखो वॉल्यूम जो है उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं तो आपको पता है, बेसिकली कोई क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट हो तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करते हैं, राइट। तो लेंथ विड्थ हाइट का क्या लेंगे यूनिट, मीटर, और मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मिला मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो उसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर क्यूब। स्मॉलर वॉल्यूम अगर दिखाना है तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब दिखा सकते हैं, या फिर उससे और थोड़ा बड़ा यूनिट देखना होगा तो हम डेसीमीटर क्यूब भी लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ध्यान रखिए और एक बात बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 1 मिलीलीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 1 लीटर। ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर। ओके, बट ध्यान रखिए कई बार हम लीटर को यूज करते हैं तो कई बार मिसकंसेप्शन हो जाएगा। ये ऐसे सोच सकते हैं कि लीटर जो है वो क्या है, एक ऐसा यूनिट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कॉमन यूनिट है जो हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, और इनका कन्वर्जन फैक्टर जो है नीचे लिखा है 1 लीटर यानी 1 डीएम क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 मिली या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ से क्लियर हुआ ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है 1 मिलीलीटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या दिखाता है? कॉम्पैक्टनेस ऑफ मैटर दिखाता है। जितना कॉम्पैक्ट मैटर होगा उतना डेंसिटी हाई मिलेगा। ध्यान रखिए, जैसे मानता हूं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 केजी आयरन है, 1 केजी कॉटन है, तो इन दोनों में से हेवी कौन होगा? सोचिए जरा, और जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आप बोल देना। तो मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि सर आयरन का ही वेट ज्यादा होगा या आयरन का मास ज्यादा होगा। तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों का जो मास है वो कितना बताया मैंने? 1 किलोग्राम। तो दोनों का मास इक्वल है, लेकिन दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस है। आयरन जो होगा ज्यादा डेंस है और कॉटन जो है वो लेस डेंस है। डेंसिटी की बात होगी तो बेसिक है, आयरन ज्यादा डेंस होगा, लेकिन अगर वेट की बात करेंगे तो दोनों 1 केजी है, दोनों ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। तो देखो डेंसिटी क्या है? तो मास बाय वॉल्यूम। अभी हमने देखा है मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, एंड वॉल्यूम का लेते हैं तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट बनता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख सकते हैं डेंसिटी का यूनिट बनता है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस में देखना हो तो देख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस क्या होता है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो उस छोटे यूनिट के टर्म में देखेंगे तो डेंसिटी का यूनिट आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है तो टेम्परेचर। तो देखो देर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एक होता है डिग्री सेल्सियस, जनरली लैबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज होता है उसके ऊपर जो मार्किंग है वो होता है डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को हम एसआई यूनिट में बदलते हैं बाद में। नेक्स्ट क्या है? तो फ़ारेनहाइट। जो डॉक्टर के पास होता है, जैसे कि देखो किसी को फीवर आ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 102 डिग्री का फीवर है, ओके, या 104 डिग्री का फीवर है। तो ये डिग्री मतलब क्या होता है? बेसिकली डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, और इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मानो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट इज रिलेटेड टू डिग्री सेल्सियस एज फॉलोज। फॉर्मूला दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस को क्या करना है? 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ 32 को हम ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्जन करना हो तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे। ओके, तो यह बात है। और एक क्वेश्चन काफी कॉमन है, कैसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में सेम टेम्परेचर दिखाता है? the temperature which can be recorded as same value in degree Celsius and degree Fahrenheit। तो देखो ऑब्वियस है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, और अच्छे से सभी लोगों को ये ध्यान रखना है। देखो डिग्री सेल्सियस में अगर मैं लिखता हूं -40 डिग्री सेल्सियस, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम वैल्यू दिखाता है। काफी यूनिक टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। जैसे देखो इसको मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलता हूं, तो देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस में क्या लेना है? -40 डिग्री प्लस 32। तो जब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आंसर मिलता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिए, जो -40 डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस स्केल पे सेम वैल्यू दिखाता है। ओके, नेक्स्ट इज केल्विन। तो केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। तो केल्विन में अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसमें 273.15 मिलाना है। डिग्री सेल्सियस में क्या मिलाना है? 273.15, या फिर राउंड अप करके 273 को भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जनरली हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर इसे केल्विन में बदलना हो
तो 25 प्लस 273.15 करेंगे तो टोटल आंसर मिलता है 298.15 केल्विन। क्या मिलता है? 298.15 केल्विन। इसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलाज को नोट करना आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा क्योंकि कई बार हमें इस टाइप के कन्वर्जन करने पड़ेंगे। तो चलो 2 मिनट में ये नोट करो आप। ठीक है कि आपने नोट किया होगा। तो देखो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इन्हें हम अभी करेंगे। ओके तो देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। तो ऑलरेडी आपको पता है इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला। नेक्स्ट बोला है 1 लीटर कितना होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर में आपको बताया था कि 1 लीटर अमाउंट जो है वो होता है 1000 मिलीलीटर। ध्यान रखना कितना होता है 1000 मिलीलीटर। और ये भी बताया था मिलीलीटर यानी एक 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियस है 1000 मिलीलीटर यानी होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी देखो वो भी करेक्ट है, और यहाँ पे देखो आपको ये भी पता है 1 लीटर यानी 1 DM क्यूब, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन आप अगर लास्ट ऑप्शन देखते हो ऑप्शन डी, तो यहाँ पे लिखा है ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल। ध्यान रखिए जब आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे तो सबसे पहले सारे ऑप्शंस को देख लेना है और उसी के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। नेक्स्ट देखो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी जो आपने नोट डाउन किया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला पूछा है कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना पड़ेगा। तो देखो जो फॉर्मूला बताया था वो ये था कि डिग्री सेल्सियस, जो फॉर्मूला था वो यह था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ध्यान रखिए ये होता है फॉर्मूला। देखो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं, जो अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं उनको इंटर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि लेंथ है मीटर में, उसे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, या फिर लीटर है तो उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम होगा सेकंड में, मिनट में बदल सकते हैं। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदला जा सकता है, उसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर।
The method is easier to accomplish. This is called as factor level method, or it is also called as unit factor method or dimensional analysis. देखो एक एग्जांपल दिया है कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days. सभी लोगों को पता है ना, एक डे कितने आवर्स का है? 24 आवर्स. 1 आवर कितने का है? 60 मिनट. 1 मिनट कितने का है? 60 सेकंड. तो हमें यही करना है कि 2 days यानी हाउ मेनी सेकंड्स. यही करना है कि 2 days यानी हाउ मेनी सेकंड्स. तो देखो 1 डे यानी कितना है? 24 आवर. 1 आवर क्या है? 60 मिनट. 1 मिनट क्या है? 60 सेकंड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 days को पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में. तो एक एक करके क्या करना है? हर टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है. जैसे देखो डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 24. आवर्स को मिनट में करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 को मिनट को सेकंड में बदलना है तो और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 1,72,800 सेकेंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो एक एक पॉइंट पे आप जा सकते हैं कि जैसे डेज है, डेज को आवर्स में बदलना है, आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में. दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड. तो देखो ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो एक्चुअली इसमें से जो 2 लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, इन्हें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. सेम लॉज यहाँ पे भी आ रहे हैं, उनको फिर से एक बार हम रिवाइज करने वाले, समझने वाले हैं. उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं. तो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन these 5 laws. First law is law of conservation of mass. Okay. Second law है law of definite proportion, और it is also called as law of constant composition. Third law है law of multiple proportion. Fourth law है Gay-Lussac law. Sixth law है तो Avogadro's law. एक एक करके इन सारे लॉज का भी डिस्कशन होने वाला है. तो पहला लॉ देखो, जो ये साइंटिस्ट है इनका नाम है एंटनी लैवेजियर. ध्यान रखिए, इनका नाम क्या है? तो एंटनी लैवेजियर. और आपको तुरंत याद आया होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि ही इज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री. ही इज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री. ये देखो, ये उनका फोटो है, और केमिस्ट्री का सेपरेट ब्रांच इन्होंने स्टार्ट किया. ही कीप द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केमिस्ट्री. और ये बोल सकते कि इन्हीं के वजह से केमिकल साइंस की एक नई शुरुआत हो गई. तो कई सारे जो बेसिक पॉइंट है वो सब इन्होंने ही डिस्कवर किए हैं केमिस्ट्री में. तो देखो एक एग्जांपल दिया है सिंपल सा, कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है. ये सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. तो देखो रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन में दिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हीट करते हैं. हीट करने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम देख सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कितना दिया हमें? 10 ग्राम. नेक्स्ट देखो मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कितना है? 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो देखो हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे 10 ग्राम, और रिएक्टेंट का मास दोनों ऐड किया है 4.4 प्लस 5.6, टोटल मिला के कितना बनता है? 10 ग्राम. ओके, सो देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड इसका स्टेटमेंट होता है मास कैन नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड. या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. और यह लॉ सारे केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है. एक्चुअली देखा जाए तो मास में एक निग्लिजिबल चेंज जरूर आता है. स्मॉल अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास में जरूर डिफरेंस होगा, बट उसे हम इग्नोर कर देते हैं. तो इस लॉ को मॉडिफाई करके कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. आइंस्टाइन ने इसे मॉडिफाई किया है
और बोला है ये जो लॉ है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ध्यान रखिए, जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, तो यहाँ पे अगर हम मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखेंगे तो दोनों में एक एप्रिसिएबल चेंज आपको दिखाई देगा और वो मास कहा गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में वो जो होता है मास डिफेक्ट वो एनर्जी में बदल जाता है। आइंस्टाइन ने इक्वेशन से भी दिखाया है कि E इज इक्वल टू mc², या हम कहें तो मास डिफेक्ट। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। ध्यान रखना, उस डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल m से दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो ये बोला था कि irrespective of the source given compound always contains same elements in same proportion। अगर कोई सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ सोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन बाय वेट, वो हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ये लॉ जो है ये सबसे पहले सजेस्ट किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। जैसे देखो ये देख सकते हैं यहाँ पे वाटर की बात चल रही है, कौन सा वाटर? तो प्योर वाटर, मिक्सचर नहीं समझना है आपको, वाटर को कंसिडर करना है, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। तो देखो लेक हो सकता है, ओशियन हो सकता है, लैबोरेटरी में हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके भी वाटर बना सकते हैं, लेकिन जो भी कोई वाटर होगा प्योर फॉर्म में, वर्ड क्या यूज किया मैंने? प्योर फॉर्म में, उस वाटर में हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो होगा 11.11% एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 88.89% बाय वेट। ध्यान रखना, जब वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 11.11% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 88.89%। तो देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कंपोजिशन, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन the same element in a definite proportion by weight irrespective of the source or method of preparation। देखो कोई भी कंपाउंड होगा उसके कई सारे सोर्सेस होंगे तो भी उस कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे और उनका जो मास परसेंटेज होगा वह भी सेम रहेगा। मतलब कंपाउंड तो एक ही है, सोर्स अलग अलग होंगे एंड उनका जो प्रोपोर्शन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा हमेशा के लिए। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये लॉ बताया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। नोट कर सकते हैं, यह लॉ बताया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। ओके, तो ये जो दोनों लॉज है, इन दोनों लॉज को सपोर्ट करता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो आज के लिए बस ये दो लॉ डिस्कस करते हैं, बाकी के लॉ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।